हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल महीने के थर्ड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। 15 से लेकर 21 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके पिछले वीडियोज़ यानी कि फर्स्ट वीक की और सेकंड वीक की वीडियोज़ जो हैं वो प्लेलिस्ट में है। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ पर आप लोगों को वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर पिछले वीडियोज़ नहीं देखें, चैनल पर नए हैं, तो जाकर आप लोग वहाँ पर वो सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 15 से लेकर 21 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। जैसा कि मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग में, हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को फिर से करनी है। जब तक मैं क्वेश्चन वगैरह पढ़ूंगा तब तक आप लोग एक बार इसको खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा और दिमाग अपना खोल कर रखिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए। मुरारी बापू की कथा मत सुनिए। ठीक है, एक्टिव मोड में आइए। पहले तो आप लोग बैठे हैं, जैसे भी थोड़ा सा एक्टिव मोड में आइए, उसके बाद में आप लोग इस वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। ठीक, चलिए बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि टू फाइनेंस द डेवलपमेंट वर्क ऑफ कोऑपरेटिव्स अक्रॉस इंडिया व्हिच बैंक हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड ए लोन वर्थ 600 करोड़ रुपीज़ टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग समझें इसको तो भारत भर में सहकारी समितियों के विकास कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसको कि हम लोग NCDC बोलते हैं, इसको 600 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा ड्यूस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बाकी नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर और चेयरपर्सन कौन है, आप लोग कमेंट कर बताओगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर और चेयरपर्सन कौन है इसका। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इनका चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पता है कमेंट करो, नहीं पता तो पता करो। पिछले वीडियोज़ में लगातार ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आप लोगों को, अब तक याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। IRDAI has recently extended the validity of regulatory sandbox regulations for how many years? हिंदी में समझें अगर इसको तो IRDAI ने हाल ही में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स विनियमों की वैधता को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ठीक है ना। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए था कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है। अगर कोई नया बैंकिंग टर्म या कुछ नया चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलता है तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्या है वो, ठीक है ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आती रहेंगी तो आप लोगों को चीज़ें जल्दी से याद होंगी, आसानी से याद रहेंगी, लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 2 ईयर्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, हालांकि पहले अपने पिछले वीडियोज़ में कई बार ये बताया जा चुका है और काफ़ी डिटेल में बताया जा चुका है ना, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। मोटा मोटा हम लोग जान लेते हैं कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ये IRDAI के द्वारा सेटअप किया गया एक फ्रेमवर्क है, जो कि फिनटेक स्टार्टअप्स को और दूसरे इनोवेटर्स को IRDAI के सुपरविज़न में अपने प्रोडक्ट्स को लाइव टेस्ट करने का मौका देता है। और आसान भाषा में इसको समझते हैं, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसमें जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप होते हैं, फिनटेक स्टार्टअप्स होते हैं और जो भी दूसरे इनोवेटर्स होते हैं, वो अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं अपना तो उसको डायरेक्ट मार्केट में तो लॉन्च कर नहीं देंगे। पहले जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद उसको मार्केट में ले आया जाता है, ठीक है ना। तो वो टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म जो है ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है और ये IRDAI के द्वारा जो है सेटअप किया गया। ठीक है, तो जो भी फिनटेक्स होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, दूसरे इनोवेटर्स होंगे, वो ये IRDAI के सुपरविजन में इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में इसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट की लाइव टेस्टिंग करेंगे। ठीक, तो ये इसका मतलब हो गया, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये हो गया। ठीक है, और अब इसी सैंडबॉक्स की वैलिडिटी को 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, यही सैंडबॉक्स है, इसकी वैलिडिटी को 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया 2 सालों की वैलिडिटी, क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि इसकी वैलिडिटी को बढ़ाना पड़ा, तो ये इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं हो पाई। जो भी फिनटेक स्टार्टअप्स थे, दूसरे इनोवेटर्स थे, उनके जो भी प्रोडक्ट थे उसकी टेस्टिंग हो नहीं पाई, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स आ गई कोविड-19 की वजह से। इसलिए इसका जो कार्यकाल है, जो इसकी वैलिडिटी है, उसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बात IRDAI की हो रही है, ठीक है, तो IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है ना।
IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके चेयरपर्सन की बात करें, किसके, IRDAI के, तो सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन एलोकेटेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर इट्स स्पेशल refinance facility 2021 scheme to provide liquidity support to housing finance companies and eligible primary lending institutions by providing short term refinance support। हिंदी में इसका क्या मतलब हो जाएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा हाल ही में अपनी विशेष पुनर्वित्त सुविधा 2021 योजना के लिए आवास वित्त कंपनियों, जिसको कि हम लोग HFCs बोलते हैं, और पात्र प्राथमिक ऋण संस्थानों यानी कि एलिजिबल प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसको कि हम लोग PLIs बोलते हैं, इनको अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए तरलता सहायता प्रदान करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक्स के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं। किस लिए एलोकेट किए गए हैं, स्पेशल किस स्कीम के तहत एलोकेट किए गए हैं, तो स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम के तहत में ये रीएलोकेट किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, इनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना, इनको रिफाइनेंस करने के लिए ये किया गया है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नेशनल हाउसिंग बैंक की। यहाँ पर बात हुई है नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि NHB, ठीक है ना। तो NHB की अगर हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और शारदा कुमार होता ये इसके कौन हो जाएंगे, MD हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर रिसेंट डाटा रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन इन मार्च 2021। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति क्या है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 5.52%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5.52% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो रही है NSO की, ठीक है ना। NSO के अनुसार कुछ और बातें भी बताई गई हैं, ठीक है, क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर बात हुई रिटेल इन्फ्लेशन की, ठीक है ना। मार्च 2021 में NSO के द्वारा जो डाटा जारी किया गया उसके अनुसार रिटेल इन्फ्लेशन कितना हो गया, 5.25%, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कोर इन्फ्लेशन की, किसकी, कोर इन्फ्लेशन की, तो कोर इन्फ्लेशन कितना है, 5.96%, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन रेट की, फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना है, ये 4.5% है। ये आप लोग नोट डाउन करते चलो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फूड इन्फ्लेशन रेट की अगर हम लोग बात करें, ठीक ना, फूड इन्फ्लेशन रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना है, 4.94%, ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पर पूछा गया, बाकी ये तीनों आप लोगों को बता दिए गए। तो आप लोग नोट डाउन अगर करते हो तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 5.52%, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, Which small finance bank has recently made its first digital lending partnership with the fintech company Nira to provide personal loan to its customers? किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए फिनटेक कंपनी NIRA नीरा के साथ में अपनी पहली डिजिटल ऋण साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और अगर हम लोग बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की, टैगलाइन की, MD और CEO की, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है। बाकी और भी जो बैंक हैं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका सबका हेडक्वार्टर, टैगलाइन और MD CEO आप लोगों को पता होना चाहिए। फिलहाल हम लोग बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ठीक है ना। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिल्ड ए बेटर लाइफ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, बिल्ड ए बेटर लाइफ, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, किसकी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। और अगर हम लोग MD और CEO की बात करें तो नितिन चुग, ठीक है, नितिन चुग जो हैं वो इसके MD और CEO हो जाएंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। बाकी इन सभी का आप लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट करो, याद करो, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे। ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की पहली डिजिटल लेंडिंग पार्टनरशिप है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है, ठीक है ना, स्टैटिक का भी क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं और पिछले वीडियो से रिलेटेड भी है, पिछले वीडियो में पढ़ाया भी गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर बताओ, ठीक है। RBI की वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम के तहत में स्मॉल फाइनेंस बैंक में
कन्वर्ट होने वाली इंडिया की पहली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नाम बताओ। फिर से सुन लो आप लोग क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर बताना है। स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा, जो लोग स्टैटिक मांग रहे थे ना, जरूरी यहीं से स्टैटिक के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको मैं इसलिए मतलब ये इंडिकेट कर दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, इसको नोटिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इसका आंसर कमेंट कर बताओ और ये पता होना चाहिए। फिर से सुनो आप लोग क्वेश्चन, आरबीआई की वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम के तहत में स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने वाला इंडिया का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंड मनी अब्रॉड फीचर हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक। हाल ही में किस बैंक के द्वारा सेंड मनी अब्रॉड फीचर लॉन्च किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बैंक के एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप पर यह फीचर लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से 150 देशों में, ठीक ना, 150 कंट्रीज में 100 से अधिक करेंसीज के में फंड ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 100+ 100 से अधिक करेंसीज में ये है फंड ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। फिर से सुनो आप लोग इसको, फिर से समझो। एक्सिस बैंक के द्वारा सेंड मनी अब्रॉड फीचर जो है एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप पर लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से 150 देशों में 100 से अधिक करेंसीज में फंड ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे, ठीक है ना। 25,000 USD, ठीक है ना, 25,000 USD पर ट्रांजेक्शन तक पैसे भेजे जा सकेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 25,000 USD से ज़्यादा एक ट्रांजेक्शन में पैसे नहीं भेजे जा सकेंगे, ठीक है ना। तो एक ट्रांजेक्शन की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 25,000 USD, ठीक है। और एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए है, कमेंट कर इसका आंसर आप लोगों को फिर से बताना है, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन सा कोड आवश्यक होता है, कौन से कोड की मदद से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं और वो कोड जो होता है कितनी डिजिट का होता है, ठीक है ना। वो कोड कितने डिजिट का होता है। अगर जैसे हमको यहाँ से अमेरिका में, यूएसए में कहीं पर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा कोड लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना। और वो जो कोड होता है कितने डिजिट का होता है, ठीक है। ये मैं आंसर ही लिख रहा हूँ, चलो मैं छोड़ दो, आंसर नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग कमेंट कर इसका बताओ आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक हो जाएगा। बाकी हेडक्वार्टर वगैरह इसका आपको पता होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अगला देखेंगे, विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू क्लोज इट्स कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। हाल ही में किस बैंक ने भारत में अपने उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय को बंद करने की घोषणा की है, ये इसमें पूछा गया है। सिटी बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सिटी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। सिटी बैंक ने इंडिया के साथ साथ 13 और देशों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही बंद कर रहा है, ये इंडिया के साथ साथ 13 और देशों में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सिटी बैंक। नेक्स्ट, टू ऑफर ए फर्स्ट ऑफ काइंड पेमेंट सोल्यूशन इन इंडिया थ्रू मास्टर कार्ड्स पे बाय बैंक ऐप, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के पे बाय बैंक ऐप के माध्यम से भारत में अपनी तरह का पहला भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्ववीर आहूजा इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। टैगलाइन आरबीएल बैंक की क्या होगी, ये आप लोगों के हवाले है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको कमेंट कर बताओ। सिर्फ आरबीएल बैंक का नहीं, बाकी देना बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, मैक्सिमम आप लोगों को सबका हेडक्वार्टर पता होगा। जिनको नहीं पता करो, टैगलाइन पता करो, एमडी और सीईओ पता करो, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट आधार बेस्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी पेमेंट्स फीचर वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी। भारत की पहली आधार आधारित व्यवस्थित निवेश योजना एसआईपी भुगतान सुविधा हाल ही में किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है, ये इसमें पूछा गया है। एटी मनी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा हमको इसमें और कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी है जो रिसेंटली साइंड ए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ में एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में पढ़ा करूँ ना तो मैं तुरंत आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप लोग अपने दिमाग में ना थोड़ा सा आंसर लाने की कोशिश किया करो, दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस डालो, ठीक है। ऐसे कथा होता के तरीके से मत सुनो और एक्टिव मोड में हमेशा बने रहो, ठीक। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, ये कहाँ पर स्थित है।
उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये वेस्ट बंगाल बेस्ड बैंक है ये। इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तो DS ठाकुर, ठीक है ना, DS ठाकुर जो है इसके चेयरमैन हो जाएंगे। और यहाँ पर बात हुई थी SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसकी टैगलाइन हो जाएगी सुरक्षा और भरोसा दोनों। SBI जनरल इंश्योरेंस की टैगलाइन हो जाएगी सुरक्षा और भरोसा दोनों। और SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश चंद्र कंडपाल, ठीक ना, ये किसके हैं, SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO प्रकाश चंद्र कंडपाल, ये SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO हो जाएंगे। बाकी स्टार हेल्थ, PNB मेटलाइफ, HDFC एर्गो और बजाज एलियांज, इनका हेडक्वार्टर तो कम से कम आप लोगों को पता होना ही चाहिए। रिपोर्ट नेम्ड द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति नामक एक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है, ये इसमें पूछा गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स में बैंकों का मार्केट शेयर जो है वो 62% से बढ़कर 67% हो गया है, जबकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का मार्केट शेयर जो है वो 38% से घटकर 33% हो गया है। ये बैंक्स की बात हो रही है, बैंक्स का जो है इंडिविजुअल शेयर बढ़ा हुआ है। और ये बात हो रही है HFCs की, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की, इसका जो है ये 38 से घटकर 33 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी हुई है, नेशनल हाउसिंग बैंक की, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अगर हम लोग MD की बात करेंगे तो शारदा कुमार होता ये जो है इसके MD हो जाएंगे। अगला देखते हैं। LIC हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी फॉर फैसिलिटेटिंग इट्स डिजिटल ट्रांजेक्शंस। LIC ने हाल ही में अपने डिजिटल लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और पेटीएम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पेटीएम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा UP में है, ठीक है। और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो विजय शेखर शर्मा इसके CEO हो जाएंगे। LIC की भी यहाँ पर बात हुई है। और LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। और चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो MR कुमार, ठीक है, MR कुमार इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। टू इन्हेंस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AICIL, ठीक है। ग्रामीण भारत में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्राम कवर इंश्योरेंस ब्रोकर, ऑप्शन नंबर A, ठीक ना, ग्राम कवर इंश्योरेंस ब्रोकर, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। और इस पार्टनरशिप के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जो रूरल इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ के फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किए जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें ग्राम कवर इंश्योरेंस ब्रोकर की, तो ये क्या है, तो ये एक इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है और इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है AICIL की भी, यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हैज़ हायर्ड व्हिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ JN पोर्ट कंटेनर टर्मिनल। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने JN पोर्ट कंटेनर टर्मिनल के निजीकरण के लिए किस वित्तीय संस्थान को लेन देन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर A, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, ठीक है। और बस इतना ही हमको यहाँ पर जानना था, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इसका वो हो जाएगा आंसर। और चलिए इसका हेडक्वार्टर जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और अरुण मेहता जो है वो इसके MD और CEO हैं, अरुण मेहता इसके MD और CEO हैं SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। नेम द इंडियाज फर्स्ट कंपनी व्हिच हैज रिसेंटली क्रॉस्ड 1 बिलियन UPI ट्रांजेक्शंस। भारत की उस पहली कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में भी 1 बिलियन UPI लेन देन को पार कर लिया है, ठीक है। फ़ोन पे इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। फ़ोन पे के द्वारा अभी जो है 1.3 बिलियन UPI ट्रांजेक्शन्स किए गए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर C फ़ोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर, आप लोग कमेंट कर बताओ। नेक्स्ट देखेंगे। Which organization has recently partnered with Habitat for Humanity International to provide housing loans in Bangladesh, India, Indonesia and Philippines? बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में आवास ऋण प्रदान करने के लिए
हाल ही में किस संगठन ने हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ADB, ठीक ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सभी देशों के, इन सभी देशों के, कौन कौन से देशों के, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन सभी देशों के रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के लो इनकम फैमिलीज़ को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। ऑप्शन नंबर डी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मनीला फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, RBI और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सभी का हेडक्वार्टर और इनके चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोग कमेंट कर जल्दी से बता दो। अगला देखते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द 6 मेंबर कमेटी फाउंड बाय द RBI टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs। संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए RBI द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है, ये इसमें पूछा गया है। और सुदर्शन सेन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सुदर्शन सेन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 लोगों की ये कमेटी है, सुदर्शन सेन उसके हेड हो जाएंगे। बाकी के 4 ऑप्शन में और जो दिए गए हैं ये भी इसी कमेटी के सदस्य हैं। ठीक है ना, तो टोटल 5 लोग यहाँ पर आप लोगों को मिल गए। छठा कौन है उसका भी नाम मैं बता दे रहा हूँ। तो छठे लोग जो हैं वो रोहित प्रसाद हैं। इस कमेटी में छठवां व्यक्ति जो है वो रोहित प्रसाद जी हैं। ठीक है ना, रोहित प्रसाद जी हैं। इस कमेटी के हेड सुदर्शन सेन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जितने भी लोग हैं ये सभी लोग जो है बैंकिंग और फिनेंस से रिलेटेड हैं। कोई CA है इसमें, कोई किसी बैंक का हेड रहा है, कोई RBI में काम किया हुआ, ये सभी लोग जो हैं इस 6 लोगों की कमेटी में जो लोग हैं ये सब कहीं इन्हीं सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और इस कमेटी के हेड कौन है? सुदर्शन सेन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस कमेटी के बारे में। जो ये कमेटी बनाई गई है RBI के द्वारा, किसके द्वारा बनाई गई है? RBI के द्वारा। क्यों बनाई गई है, क्या काम है इस कमेटी का, इस कमेटी के पीछे बनाने के पीछे का मकसद क्या है, सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो जी हमारी कमेटी है ये क्या करेगी? ये कमेटी जो है वो ARCs के, ये जो है ARCs के यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, भाई ये नाम भी आप लोग याद कर लेना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। कई बार पूछ लिया जाता है कि ARCs में का क्या मतलब होगा। स्केल 2 में पूछा गया था पिछली बार, ये नहीं पूछा गया था लेकिन ऐसे ही पूछ लिया गया था और लोग उसको भी गलत करके आ गए थे। तो भाई मेरे इतना ध्यान दो, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों लिख दिया जाता है। तो आप लोग याद रखा करो, ये इतना बड़ा ब्लंडर ना हो पाए, इतनी बड़ी गलती ना हो पाए ना कि आते हुए चीज़ें गलत करके आओ। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि ये कमेटी करती क्या है, क्या काम होगा इस कमेटी का। तो जो ये कमेटी है वो ARCs के जो लीगल और रेगुलेटरीज फ्रेमवर्क है उसको रिव्यू करेगी और उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सके उसके बारे में एक व्यापक, एक विस्तृत सुझाव जो है वो RBI को देगी। साथ ही साथ में ARCs के जो इनका जो बिज़नेस मॉडल है, किस बिज़नेस मॉडल पर ये कंपनियां काम करती हैं उसको भी रिव्यू करेगी और उससे रिलेटेड जो भी सुझाव होगा वो भी RBI को देगी। ठीक है, अब ये कमेटी जो है अपने रिकमेंडेशंस, अपने सुझाव जो है ARCs से संबंधित RBI को देगी। इस कमेटी के पास कब तक का टाइम है, कब तक इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट RBI को सौंप देनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है वो RBI को जो है दे देनी है। और यहाँ पर बात हो रही है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, क्या होता है ये दिमाग में आप लोगों को आना चाहिए था। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, ये क्या काम करती हैं, इनकी वर्किंग क्या है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए था। हालांकि ये नई चीज़ नहीं है, जो लोग चैनल पर पिछले साल भर से बने हुए हैं उनके लिए नई चीज़ नहीं, कई बार काफ़ी डिटेल में जाकर बताया गया है। यहाँ पर भी हम लोग छोटा छोटा मोटा मोटा ओवरव्यू लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जो लोग नए हैं बस उन्हीं को बताएंगे, बाकी पिछले वीडियोज़ में सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। तो ARCs क्या होती हैं ये हम लोग जानते हैं इसको। तो ARCs जो हैं एक प्रकार की फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बैंकों और दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद लेते हैं, NPAs को खरीद लेते हैं और इन्हें जो है NPA से बाहर लाने में इनकी मदद करते हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को मैंने बता दिया है, बाकी डिटेल में पिछले वीडियोस में है। ठीक है, और ये जो ARCs होती हैं यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है ना, सरफेसी एक्ट 2002 के अंडर रेगुलेट होती हैं, RBI के में ये रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, मिनिमम नेट ओन्ड फंड ऑफ ARCs के लिए जो है मिनिमम नेट ओन्ड फंड क्या होता है? 100 करोड़ रुपए। ARCs के लिए मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो है वो 100 करोड़ रुपए होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम अमाउंट 100 करोड़ रुपए ही होगा। ठीक है ना, 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमेशा मेंटेन करना होता है ARCs को। कितना? 15%।
15% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR हमेशा मेंटेन करना होता है किसको, ARCs को, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर है सुदर्शन सेन हो गया। मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से संबंधित जो चीज़ें थी आप लोगों को बता दी गई, मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से संबंधित बताई गई। और ARCs वगैरह क्या होता है पिछले वीडियोस में है, नहीं तो आने वाले टाइम पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा इसके बारे में भी, जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बता दिया जाएगा, इसकी वर्किंग वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया जाएगा ना, ठीक। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ऑप्शन नंबर है सुदर्शन सेन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। Who has recently been reappointed as the MD and CEO of DCB Bank by RBI? हाल ही में RBI द्वारा DCB बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुरली नटराजन, ऑप्शन नंबर ए, मुरली नटराजन इसका आंसर हो जाएगा। और 1 साल के लिए जो है इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया है। यहाँ पर बात किसकी हुई है, DCB बैंक की, ठीक है ना। DCB बैंक की अगर बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें तो वी वैल्यू यू, मैं लिख दे रहा हूँ, वी वैल्यू यू, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। स्टैटिक का क्वेश्चन है तो जो लोग स्टैटिक मांग रहे हो आप लोग देखो समझो इसको, और स्टैटिक जरूरी भी है। DCB बैंक इंडिया का पहला बैंक है जिसने इंडिया में सबसे पहले आधार बेस्ड ATM सर्विस शुरू की थी। फिर से सुन लो आप लोग, ये जो DCB बैंक है ये इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जिसने इंडिया में सबसे पहले आधार बेस्ड ATM सर्विस शुरू की थी। और ये सर्विस जो है 2016 में शुरू की गई थी DCB बैंक के द्वारा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ई, मुरली नटराजन इसका आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। As per the recent change made by the Finance Ministry, which sector has been included in the Emergency Credit Line Guarantee Scheme ECLGS? वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए परिवर्तन के अनुसार किस क्षेत्र को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS में शामिल किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ केयर सेक्टर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ऑप्शन में जो और भी दिए गए हैं, पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर और टेक्सटाइल्स, ये जो है ये सेक्टर्स जो हैं ये पहले से इस स्कीम में शामिल थे, ठीक है ना। अभी जो है हेल्थ केयर सेक्टर को जो है अभी फिर से इसमें शामिल किया गया है फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर बात हो रही है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है ना, ECLGS क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। तो कोविड-19 के दौरान MSMEs के सामने आने वाले आर्थिक संकट को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मई 2020 में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। किस योजना को, क्रेडिट लाइन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को, ठीक है ना। मई 2000 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको, यूनियन कैबिनेट के द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई थी। और ये मंजूरी क्यों दी गई थी, इस योजना के माध्यम से काम किया क्या होगा, तो MSMEs के सामने कोविड-19 के कारण जो भी फिनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, जो भी आर्थिक संकट आएगा, उसको कम करने के उद्देश्य से, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से बैंकों को, NBFCs को और दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को MSME बारोवर को गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। और इस योजना के लिए अगले 4 सालों के दौरान, इस योजना के माध्यम से, इस योजना के लिए अगले 4 सालों के लिए भारत सरकार के द्वारा 41,600 करोड़ रुपए, कितना, 41,600 करोड़ रुपए जो है वो 600 करोड़ रुपए के कोष का निर्धारण किया गया है। इतना कोष, इतना कॉर्पस जो है ये भारत सरकार के द्वारा अगले 4 सालों में इस योजना के लिए दिया जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर है हेल्थ केयर सेक्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म करेंगे हम लोग। आज की वीडियो में हम लोगों ने अप्रैल 3rd वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारा बच रहा है वो अप्रैल लास्ट वीक का बच रहा है, यानी कि अप्रैल 4th वीक का, और मई 1st और मई 2nd का। बहुत ही जल्दी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे अगले हफ्ते की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस।